हेलो क्लास, मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका सारस्वत पाठशाला पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, उसका चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। और लाइफ प्रोसेसेस में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। इसके साथ ही हम रेस्पिरेशन के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ पॉइंट स्टार्ट कर लिए थे कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द लाइफ प्रोसेस। बेसिकली आपको बता दूं, लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस या प्रक्रियाएं होती हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। दैट मीन्स फॉर एनी लिविंग बीइंग्स दीज प्रोसेसेस आर कंप्लीटली नेसेसरी। अगर ये प्रोसेसेस नहीं हो रही हैं, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ लिविंग बीइंग। तो आप देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन जो है सो रेस्पिरेशन या श्वसन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को लेकर उसका यूज, जो ग्लूकोज हमारे अंदर उपस्थित होता है, उसका दहन या कंबसन करके उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है। बेसिकली हमें एनर्जी की आवश्यकता होती ही है किसी भी काम को करने के लिए। तो हमारी जो सेल्स है बॉडी की, किसी भी लिविंग बीइंग का जो निर्माण हुआ है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, उनका निर्माण किससे हुआ है? सेल से हुआ है। तो ये जो सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा रहता है जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। इन ऑर्गेनल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब जो हमने डाइजेशन की जो प्रोसेस हुई थी, खाना जो पच चुका था, वहां से क्या पहुंचा है? यहाँ पे ग्लूकोज पहुंच चुका है। ग्लूकोज पहुंच चुका है। अब इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के क्या प्रोड्यूस करना है? एनर्जी प्रोड्यूस करना है। एनर्जी है वो हमारे शरीर में एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रक्रिया होनी है इस रेस्पिरेशन से। तो ये जब रेस्पिरेशन होगा, किस तरीके से होगा? इसको हम नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी क्या है? नाक है। सो इट इज़ अ रफ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम जो श्वसन करते हैं या हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, यानी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, और उस ब्रीदिंग की प्रोसेस में क्या होता है? इंक्लूड इनहेल और एक्सहेल, यानी अंदर वायु को लेना और बाहर निकालना। तो यहाँ बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे क्या है? नॉस्ट्रल्स हैं। नॉस्ट्रल्स यानी हमारी ये जो नासिका द्वार है, यहाँ से ये नॉस्ट्रल से क्या हुआ? एयर कहाँ गई? अंदर गई। ये जो पाइप होता है इसको बोलते हैं ट्रैकिया या एयर पाइप या विंड पाइप। ठीक है, तो यहाँ से एयर कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी। इसके चारों ओर ये रिंग्स रहते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। ठीक है, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। और यहाँ से जो एयर है यहाँ से अंदर जाती है, हमारे दो लंग्स हैं। तो ये दोनों तरफ ऐसे एयर चली जाती है दोनों तरफ, और इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है, ये ब्रोंकस आगे जाके बढ़ जाते हैं ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, ये ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाते हैं। फिर ये होते हैं ये जो होते हैं ये एल्वुलाई होते हैं। तो ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है हमारे किसका? रेस्पिरेशन सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने नाक से क्या ली? सांस ली या पूरी एयर ली नॉस्ट्रल से, जो विंड पाइप से होते हुए कहाँ गई? ब्रोंकस में गई। और ब्रोंकस से कहाँ गई? ब्रोंकियोल्स में गई। और ब्रोंकियोल्स से कहाँ गई? एल्वुलाई में गई। ये जो आपको गोल सी कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, गोल जैसे, बलून जैसे, ये एल्वुलाई है। इन एल्वुलाई से यहाँ पे तो आप समझ रहे हैं कि ये तो पाइप टाइप के कुछ स्ट्रक्चर है जो धीरे धीरे बढ़ते गए। यहाँ पे तो सिर्फ एयर जा रही है।
अब ये जो बलून जैसे गुब्बारे जैसे जो स्ट्रक्चर हैं एल्वुलाई, इनसे हजारों लाखों क्या होती है, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ब्लड लेके आ रही हैं यहाँ पे। उनमें कौन सा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। और यहाँ पे क्या है, ये जो एल्वुलाई, ये बलून जैसा जो स्ट्रक्चर है एक फिल्टर के जैसे काम करता है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ चली गई, एल्वुलाई के अंदर। और जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ से किस में घुल गई, ब्लड में घुल गई। अब आप पूछेंगे कि ब्लड में ऑक्सीजन कैसे घुल जाती है। तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो ये प्रक्रिया डायरेक्ट हो जाती है। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी कॉम्प्लेक्स रचना नहीं होती है उनमें क्या होता है कि डायरेक्ट ब्लड में ऑक्सीजन पहुंची और डायरेक्ट वो सारी सेल्स तक पहुंच गई। लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पाथ होते हैं सबको ले जाने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन यहाँ से इसमें आई, ब्लड वेसल्स में आई, ऑक्सीजन ब्लड में आई, वो ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेती है, बॉन्ड बना लेती है और फिर ब्लड में आराम से घुलकर सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि लास्टली जो है जो लास्ट जो स्ट्रक्चर है जो एक्सचेंज कर रहा है वो कौन कर रहा है, एल्वुलाई कर रहा है। तो एल्वुलाई कहाँ क्या कर रहा है, एल्वुलाई पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which the oxygen is taken by the organism and the carbon dioxide is thrown out by the organism through the lungs, and with the use of this oxygen they produce energy. अब जो ब्लड में घुल करके एल्वुलाई से जो ब्लड में घुल करके ऑक्सीजन पहुंची है वो कहाँ तक पहुंचेगी, हमारी बॉडी की अलग अलग सेल्स तक। हमारी बॉडी सेल ऑर्गन से बनी है, जैसे हार्ट है, जैसे स्टमक है, पेंक्रियाज है, तो ये सारे ऑर्गन्स हैं, इन सब की अलग अलग सेल्स हैं। तो वहाँ पे क्या पहुँचा, ये ऐसा वाला ब्लड पहुँचा। अब सेल में ये है, सेल का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये यहाँ एंटर किया। जो पाचन हुआ था फूड का, है ना, जो डाइजेशन हुआ था फूड का, उससे ग्लूकोज कहाँ पहुँच चुका है, ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में पहुँच चुका है। तो ये ऑक्सीजन इस साइटोप्लाज्म में उस ग्लूकोज को क्या करेगी, जलाएगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्लस CO2 और प्लस वाटर। तो वाटर तो वापस ब्लड में मिक्स हो जाएगा और जो CO2 है वो ब्लड में मिक्स होकर के कहाँ जाने वाली है, वो जो बलून नुमा जो रचना थी अपनी एल्वुलाई उनके पास, और एल्वुलाई से कहाँ चली जाएगी, वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी लंग्स के थ्रू। ये जो रेस्पिरेशन है, अब ये हमने बेसिकली देख लिया कि रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन हुई तो उसने क्या कर दिया, रिएक्ट किया ग्लूकोज से और ATP रिलीज की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ऑक्सीजन नहीं भी होती है। तो इन द प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, और जब ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या करती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कितनी प्रोड्यूस होती है, 36 ATP प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो एब्सेंट में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो एब्सेंट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लगभग 4 ATP प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं एनाएरोबिक। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये तो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में हो ही रहा है, बाकी और भी जो लिविंग बीइंग्स हैं जितने भी, उनमें भी हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन ये जो है एब्सेंट वाला, ये आपका एक होता है ईस्ट में, ठीक है, और दूसरा अपना ह्यूमन बॉडी के मसल में होता है। ये क्यों होता है मसल में, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने मसल से क्या ले रहे हैं, एक्टिविटी ले रहे हैं, उस टाइम पे आपकी मसल्स की जो सेल्स है, मसल क्या है, एक तरह के टिश्यू है, ऊतक है, पेशी है, तो उसको क्या ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे। ऑक्सीजन होगी तो जो ग्लूकोज है उसको बर्न करके
एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन तो आप कितनी भी तेजी से सांस ले रहे हो, आप ऑक्सीजन उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो फिर यहाँ क्या होता है कि विदाउट दी ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये जो कंबसन की प्रोसेस है, यानी ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है सेल्स के अंदर, वो होने लगती है। और उस प्रोसेस के होने के वजह से वहाँ पे एक लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाता है। लैक्टिक एसिड एनर्जी तो मिलती है, लेकिन कैसी मिलती, 4 ATP कम एनर्जी मिलती है। और साथ में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, इसी वजह से हमें हमारी मसल्स में सूजन या दर्द का एहसास होने लगता है। तो ये रेस्पिरेशन हो गया। अब एक टेबल और आपको बता देती हूँ। तो ये आपके बुक में भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का कंबसन हो रहा है, ग्लूकोज का कंबसन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ग्लूकोज क्या है, C6H12 और O22। अब यहाँ पे ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल हैं। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, वहाँ पे क्या होता है कि ये ग्लूकोज पहुँचा, वहाँ पे ये ग्लूकोज पहुँचा और वहाँ पे क्या बन गया, पायरुवेट एक मिड प्रोडक्ट है। मिड प्रोडक्ट यानी जो बीच में बन रहा है एनर्जी प्रोड्यूस होने के पहले, वो बनता है पायरुवेट। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, माने इससे थोड़ा सा सरल उत्पाद है, इससे थोड़ा सा इजी प्रोडक्ट है ये, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद ये तो साइटोप्लाज्म में हो गया। अब साइटोप्लाज्म के बाद ये जो पायरुवेट है, ये फाइनली क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती, यानी एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, ऐसे कौन से जीव है, जैसे ईस्ट हुआ, ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो कैसा होता है, फर्मेंटेशन हो जाता है उसके अंदर। तो ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं है, ईस्ट जो है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है और उसको पायरुवेट से क्या प्रोड्यूस करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो वो एक तो एथेनॉल प्रोड्यूस करता है साथ में, माने जब ऑक्सीजन इस ग्लूकोज पायरुवेट से मिलेगी ईस्ट के अंदर, तो क्या होगा, एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी। इसीलिए ये जो है ईस्ट में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। जो हम अपने घर के भी जो उत्पाद कुछ कुछ बनाते हैं, जैसे ब्रेड हुआ या ये सब, इनमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं। आप लोग सीधा ईस्ट डालते हैं ब्रेड का जो डो लगाने के लिए करते हैं, तो वहाँ पे, और वो जो फूलता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो वो बबल्स आने लगते हैं, वो फूलने लगता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि ईस्ट डाल करके, आटा लगा करके, यानी वो डो तैयार करके आप जो रख देते हैं विदाउट यूजिंग दी ऑक्सीजन, ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है ईस्ट। तो आपने अपने आटे में क्या डाल दिया, ईस्ट डाल दिया और आटा गूंथ के रख दिया। अब उसने क्या किया, वहाँ पे रेस्पिरेशन किया। वो तो ऑक्सीजन का यूज करता नहीं है, तो रेस्पिरेशन किया तो एथेनॉल बना और क्या बना, CO2 बना। CO2 बनने से जब CO2 रिलीज हुई तो वो आटा आपका कैसा, फूल गया, एकदम फ्लफी टाइप का आटा बन गया और एथेनॉल रिलीज हुई, और इसके एथेनॉल बन गया और क्या रिलीज हुई, एनर्जी। तो ये ईस्ट में होता है। दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, माने ऑक्सीजन कम है या फिर नहीं भी है पर कम है, जो कहाँ हो रही है, हमारे मसल में हो रही है। तो मसल का हम देख ही चुके हैं कि यहाँ पे ये पायरुवेट जो 3 कार्बन था, ये चेंज होकर के यहाँ लैक्टिक एसिड में बदलता है और एनर्जी में बदलता है। तो यहाँ पे 4 ATP एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें से 2 ATP वापस इसमें यूज हो जाती है, सिर्फ 2 ATP ही बचती है। और थर्ड जो है, ये पायरुवेट जो है, जो नॉर्मली हम अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बात करते हैं, वो हमारी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर होता है। पायरुवेट का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पायरुवेट का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी, और ये 36 ATP एनर्जी रिलीज होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमारा या कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। और जो ATP है, इसका फुल फॉर्म है, जो ATP है इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं।